करूँगा, मैं तुम लोगों को क्लास 10th की मेनली फिजिक्स पढ़ाऊँगा। तो मैं बेसिकली ICSE के सिलेबस के हिसाब से चलूँगा, यानी कंसाइज के अकॉर्डिंग, और उसका पहला चैप्टर हम लोग का है फोर्स। तो अब फोर्स तुम लोगों ने जो 8th 9th में समझा होगा या जो उसकी डेफिनेशन लिखी होगी वो था पुल एंड पुश ऑन अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। लेकिन अब तुम अगर अभी तुमने ऐसी डेफिनेशन लिखी तो तुमको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा। अभी 1 मार्क्स को और कैसे बढ़ना है, तो उसके लिए जो हमने चीज़ यहाँ पे मिस करी वो थी यूनिट लिखना, यानी कि जो फोर्स की यूनिट है न्यूटन। यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब लिखोगे तो टीचर और खुश हो जाएगा। साथ में इसका फॉर्मूला भी लिख दो, जो कि है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब देखो, इससे हम लोग को ये तो समझ में आया कि फोर्स की डेफिनेशन का मतलब क्या है, फोर्स का क्या मतलब है। क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को धक्का दे रहा हूँ तो वो धक्का मेरा फोर्स है, अगर मैं किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा हूँ तो वो खींचना मेरा फोर्स है। तो अभी फिर भी मैंने ये लिख दिया, मैं फोर्स का मतलब समझ गया, मैंने ये डेफिनेशन भी लिख दी, फिर भी मुझे मिले 2 ही मार्क्स, 3 नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस कर दी। मैंने ये डेफिनेशन को प्रिसाइज्ड वे में नहीं बताया, मतलब कि मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं बताया और अच्छे शब्दों में नहीं बताया। तो अब मैं इसका तरीका तुमको समझाऊँ कि इसको हम लोग और अच्छे शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस, फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस which changes or tends to change the position of the body in rest और इन मोशन। डेफिनेशन ये भी सिंपल है, डेफिनेशन ये भी सिंपल है, बता भी दोनों एक ही चीज नहीं है, बट दिस डेफिनेशन इज मोर प्रिसाइज। अगर तुम इस डेफिनेशन के साथ इसको लिखोगे तो तुम्हारे 3 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। मतलब मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था, मोस्ट जो मतलब अगर बहुत इजी पेपर है तभी तुमसे 3 नंबर की फोर्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, लेकिन 1 नंबर की भी पूछी जाए तब भी यही लिखना, दूसरी मत लिखना, नहीं तो हो सकता है आधा नंबर मिले। तो अभी हम लोग फोर्स समझे कि एक इन्फ्लुएंस है जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है। तो मतलब वो बॉडी रेस्ट में चाहे मोशन में हो, फोर्स का अगर तुमने उस बॉडी पे लगाया है तो वो पोजीशन जरूर चेंज करेगा। तो फोर्स अभी समझ में आया यहाँ तक। अभी फोर्स की वजह से हम लोग में एक और चीज़ प्रोड्यूस होती है जिसे हम लोग कहते हैं मोशन। तो मोशन तो एक तरह से वही मूवमेंट है जो फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ सिंपली। तो अब मोशन हुआ 2 टाइप के हमारे, एक लीनियर मोशन, एक रोटेटरी मोशन। तो देखो मैं सबसे पहले ये थोड़ा जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ उतना खास नहीं समझने को। तो देखो लीनियर मोशन को हम लोग ट्रांजिशनल मोशन भी बोलते हैं, मोस्टली तुमको ट्रांजिशनल मोशन के ही नाम से मिलेगा। तो अगर हम लोग लीनियर मोशन को बाय डेफिनेशन समझें, सो व्हेन a force is applied on a stationary object, it moves in the direction of the applied force in a straight path। यानी कि अगर मैं एक बॉडी पे, रुकी हुई बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा तो वो मेरे फोर्स की ही डायरेक्शन में जाएगी इन अ स्ट्रेट पाथ। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो इधर उधर मुड़ गई, वो मेरे फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी जब तक उस पर कोई और फोर्स ना लगे तब तक लिए। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये इसको समझते हैं, बहुत इजी सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे कार है, इसको फोर्स दिया, कार स्टेशनरी थी, इस पे जब फोर्स लगाया तो ये एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन में आ गई, जिस मोशन को हम लोगों ने कहा लीनियर मोशन। तो ये तो सिंपल था, लीनियर मोशन समझना बहुत इजी सा था। अब हमारा दूसरा मोशन होता है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन लीनियर मोशन से एकदम अलग है।
मैं तुम लोग को अगर रोटेटरी मोशन बाई डेफिनेशन समझाऊं तो तुम लोग को डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए हम लोग पहले एग्जाम्पल समझते हैं, बाद में डेफिनेशन समझेंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग का सिंपली एक व्हील का है, ये एक व्हील है, व्हील, इट इज सिंपली अ व्हील। तो अगर मैं ऊपर की तरफ मैंने व्हील पे, ये पाइवेटेड है, यहाँ पे पाइवेटेड मतलब उस पॉइंट पे फिक्स्ड है वो व्हील, मतलब उस पॉइंट से तुम उसको हटा नहीं सकते। तो अब इस पॉइंट पे पाइवेटेड है, तो यहाँ पे जब मैंने नीचे से एक फोर्स लगाया तो इस फोर्स को जाना तो आगे चाहिए था, लेकिन इस व्हील के पाइवेटेड होने की वजह से ये फोर्स रीडायरेक्ट हो गया और ये फोर्स उल्टा घूम गया, ऐसे एक मोशन बनाने लगा जिसको रोटेशन बनाने लगा। ये इसने मोशन किया है, इसने भी, इस व्हील ने मोशन तो किया बट रोटेशन किया। तो बात सिंपल थी, समझ में आ गया, लेकिन सिर्फ इतनी चीज से तुम इसकी डेफिनेशन नहीं निकाल सकते हो। तो अब मैं तुम लोगों को रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन बताता हूँ। तो रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी इज पाइवेटेड एट अ पॉइंट, a force applied at a suitable point, the body moves around its own axis passing through the pivoted point, and this motion is called as rotatory motion. अब जब तुम अपनी कंसाइज में इसको पढ़ोगे तो इसमें एक चीज और लिखी होगी, उस चीज का नाम है this movement is called as movement of force। फिर उसके आगे लिखा होगा दिस मोशन इज नोन एज रोटेटरी मोशन। तो अब मैं तुमको बताता हूँ कि वो मूवमेंट क्या है एक्चुअली में। उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, और सिंपली टॉर्क। अब देखो यहाँ पे टॉर्क समझने के लिए मैं तुम लोगों को एक इजी सी फॉर्मूला बताऊंगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ applied, line of action of applied force। इससे उतना अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, तो अब तुमको देखो टॉर्क समझाऊंगा मैं, सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, उससे तुम लोग को एकदम ही क्लियर हो जाएगा। तो कंसिडर अ व्हील, यहाँ पे एक व्हील है, यहाँ पे इसके एक पॉइंट है, यहाँ से मैंने प्लैंक लगाया और इस प्लैंक पे मैंने 20 न्यूटन का यानी 20 न्यूटन का वेट रखा। ये प्लैंक की लेंथ थी 2 मीटर। अभी ये व्हील मूव किया क्योंकि ये प्लैंक नीचे गया, तो ये व्हील आगे की तरफ मूव किया, बट यहीं पे मैंने इसी व्हील में एक व्हील और अटैच कर दिया, दोनों को अटैच कर दिया मैंने, और प्लैंक अभी भी इस व्हील से ऐसे ही निकला हुआ है, ऐसे। तो मैंने इसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें 220 न्यूटन के वेट रख दिए, तो ये आगे बढ़ गया। अब एक आदमी आया, उसने मुझे एक तरीका समझाया कि अगर तुम इस प्लैंक का साइज बढ़ा दो, 2 मीटर से 4 मीटर कर दो, तो तुमको 20 न्यूटन का ही वेट लगाना पड़ेगा और ये दोनों व्हील आगे बढ़ेंगे। मैंने पूछा कैसे, तो उसने मुझे करके दिखाया और ये सिंपली 20 न्यूटन का वेट उसने रखा, 4 मीटर का प्लैंक लिया और ये आगे बढ़ गया। आई वॉज सरप्राइज्ड। तो मैंने यहाँ पे रखा कि टॉर्क का फॉर्मूला रखते हैं, चलो यहाँ पे। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इसको यहाँ पे मैंने लिया 4 मीटर, है ना, 20 × 4
क्योंकि F इंटू डी होता है ना इसका फॉर्मूला। तो 20 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 80 न्यूटन मीटर। और वहीं पे मैंने दो 20 न्यूटन के वेट रखे थे विच विल बी इक्वल टू 20 प्लस 20 इंटू 2, क्योंकि लेंथ तो उसकी 2 ही मीटर थी। तो हो गया ये 40 इंटू 2 which would be equal to 80 न्यूटन मीटर। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे हुआ। तो टॉर्क हमको मेनली यही बताता है कि हम लोग ऐसे ही अपना वर्क कम कर सकते हैं अगर हम एक चीज की लेंथ बढ़ा दें। हम लोग डोर्स में भी यही यूज करते हैं। तुम लोग सोचते हो कि हम लोग डोर्स को हिंज से ही क्यों नहीं बंद कर देते, हम लोग आगे से क्यों बंद करते हैं? क्योंकि अगर हिंज से बंद करोगे ना तो ज्यादा ताकत लगेगी एज कंपेयर टू द हैंडल, और अगर उसी हैंडल को तुम और बढ़ा दोगे तो तुम्हारी ताकत और कम लगेगी। तो टॉर्क बेसिकली ऐसे काम करता है। तो अब देखो टॉर्क समझा, तो अब टॉर्क के न्यूटन मीटर का कोई रिलेशन तो होगा डाइन सेंटीमीटर से, विच इज द सीजीएस यूनिट। तो ये रब करें और उस रिलेशन को समझते हैं। तो देखो रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग सा है। हमारे टॉर्क का यूनिट आता है न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, डिस्टेंस का आई मीन। सो अब यहाँ पे अगर इसको हम लोगों को डाइन में रखना है, सो 9 से तुम लोगों ने पढ़ा होगा न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। डाइन एक सीजीएस यूनिट है एंड मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। ये भी पढ़ा होगा सबने। तो अब हम लोगों को इसको डाइन सेंटीमीटर में करना है। सिंपल, 1 न्यूटन मीटर लो। 1 न्यूटन मीटर कितने डाइन आएगा, आई मीन डाइन सेंटीमीटर आएगा। 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, विच वुड बी इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। सिंपल हो गया होगा। तो देखो कितना इजी सा था, और इसका इतना ज्यादा होता है क्योंकि टॉर्क देखो तुम लोग 11th में जाके एक काफी टफ टॉपिक हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ तो बेसिकली इसको समझ दिया इजी सा कि क्या होता है ये। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे, और आगे जो चीज है वो काफी इंटरेस्टिंग सी है और मैं समझाऊंगा आगे क्या है। तो आगे जो हम लोग चीज पढ़ेंगे उस चीज को हम लोग कहते हैं कपिल। रुको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार ये रब कर दूं। हाँ, तो कपिल से हमारा मतलब होता है कपिल। हम लोग जनरली कपिल शब्द को यूज करते हैं जब हम किसी पेयर की बात करते हैं। जनरली क्या कपिल शब्द बना ही इसके लिए। तो ऐसे हम लोग फिजिक्स में कपिल शब्द किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, तो फिजिक्स में कपिल शब्द को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर अ पेयर ऑफ फोर्स, पेयर ऑफ फोर्सेस। सिंपल। तो अब देखो यहाँ पे कपिल का मतलब ये होता है, कपिल एक तरह से कपिल के बिना कोई रोटेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दो फोर्सेस किसी चीज में नहीं होंगे तो वो चीज रोटेट ही नहीं करेगी। मतलब मान लो अगर तुमने किसी चीज पे एक फोर्स लगाया तो वो अपना रिएक्शन फोर्स जरूर देगी। तो देखो अब कपिल की तुमको सोचोगे कि डेफिनेशन क्या होगी फिर कपिल की, क्योंकि ये कभी कभी पूछी जाती है, जनरली नहीं पूछी जाती, ये कभी कभार पूछी जाती है। मेनली तुम लोग हो सकता है अगर कोई टेस्ट वेस्ट हो नॉर्मल फ्रेंडली टाइप का तो उसमें पूछा जाएगा कि कपिल क्या होता है, अगर सिंगल चैप्टर से टेस्ट दे रहे हैं तुम्हारे टीचर तो देखो कपिल एक सिंपल चीज है। इट इज अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस which are not acting in through the same line। मैंने exactly बुक की डेफिनेशन नहीं बोली है लेकिन मतलब सेम है। मतलब ये है कि consider this as a bar। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट पाइवटेड है तो अगर एक फोर्स ऐसे पड़ेगा और एक फोर्स सॉरी थोड़ी देर भी होगी, एक फोर्स ऐसे पड़ेगा तभी ये मैं करेगा रोटेट। हाँ मैं एक चीज कपिल की डेफिनेशन में बोलना भूल गया, The forces are of equal magnitude। तो अभी ये भी F है ये भी F है,
तभी ये जाके ऐसे रोटेट करेगा ना। अगर ये सोचो कि यहाँ पे, रुको मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये F इधर होने के बजाय इधर होता तो कभी वर्क करते ये नहीं, तब ये नहीं वर्क करते और ये रोटेशनल मोशन कभी ना प्रोड्यूस करते। ऐसे तो ये वर्क नहीं करेंगे, बट इसीलिए हम लोग बोलते हैं दैट दे आर नेवर इन द सेम लाइन, देन ओनली दे विल प्रोड्यूस अ रोटेटरी मोशन। तो अब देखो कपिल भी कितना इजी सा टॉपिक था, ये भी हो गया खत्म, वाओ। अब जो हम लोगों का दूसरा टॉपिक आएगा वो है मूवमेंट ऑफ कपिल। अब ये वाले टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आई मीन इससे तुम्हारे काफी न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब कंसिडर करो, एक और बार हम लोग कंसिडर करते हैं। ऐसे लाइन टेढ़ी है, कोई बात नहीं, चलो एक बार काम करते हैं, ऊपर का रब कर देते हैं, उधर इजी बनेगा। सो मूवमेंट ऑफ कपिल का अगर बनाना है हम लोगों को, सो कंसिडर दिस लाइन, कंसिडर दिस लाइन, ये यहाँ पे पाइवेटेड है। तो अगर एक फोर्स इस पे ऐसे पड़ रहा है, एक फोर्स इस पे ऐसे पड़ रहा है, ये A है, ये O है, ये B है। सो अगर मुझे निकालना होगा मोमेंट ऑफ फोर्स एट एंड B, मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये दोनों F हैं, which means they are equal in magnitude. सो अगर मुझे ये बताना है कि ये कि B के साइड का क्या होगा मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मैं सिंपली बोलूंगा एट एंड B F इंटू OB, आ गया मोमेंट ऑफ फोर्स। अभी एंड A का निकालना, तो एट एंड A F इंटू OA, ये इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन 1 ले लो। तो अभी देखो इससे हम लोग को बेसिकली एक बात समझ में आई कि हम लोग टॉर्क से इन दोनों साइड का तो निकाल लिया, मतलब परपेंडिकुलर वाला तो निकाल लिया, लेकिन हमको इसके टोटल चाहिए, तो हम लोग को निकालना होगा मोमेंट ऑफ कपिल। सो टोटल मोमेंट ऑफ कपिल वुड बी, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इज इक्वल टू लगा रहा हूँ, इट वुड बी F इंटू OB plus F into OA, which would be equal to F common OA plus OB. Consider this AB line as D, मैं ये बताना भूल गया था। So which would be equal to F into D. Hence इस बार की पूरी लेंथ और ये एक फोर्स सिर्फ हम लोगों को टोटल मूवमेंट ऑफ कपिल दे देगा। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या चीज पता चल गई, हम लोगों को यहाँ पे इतना खेल खेल में एक चीज समझ में आ गई कि मूवमेंट ऑफ कपिल क्या होता है। सिंपल थी ना। तो अब आओ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो आगे भी बहुत इजी सा टॉपिक है, चलो मैं पहले ये रब कर देता हूँ। तो अब हम लोग का ये टॉपिक है इक्विलिब्रियम। अब देखो इसको समझना थोड़ा सा टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो आओ आप समझे इक्विलिब्रियम क्या है। देखो इक्विलिब्रियम ना कोई चीज है ना कुछ और है। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट, मतलब हर कोई किसी ना किसी हर बॉडी की कोई ना कोई स्टेट होती है ना। इक्विलिब्रियम भी एक तरह की स्टेट है। It is a state actually in which the body is under the influence of many forces, but the forces doesn't affect the motion of the body. Either it is in rest or it is in motion. तो अगर इसको तुमको definition वाइज लिखना होगा तो तुम ये बोलोगे when a number of forces are acting on a body and the body produces no change in its state of rest or state of motion,
द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो अब देखो इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक एंड द सेकेंड इज डायनेमिक। तो आओ सबसे पहले समझते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है। तो जब बहुत सारे फोर्सेस एक ऐसी बॉडी पर वो एक्ट कर रहे हैं जो कि रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब वो मूव नहीं कर रही है, तब हम लोग उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। मतलब अभी देखो वो बॉडी रेस्ट पे है, उसमें बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बट वो बॉडी में मूवमेंट नहीं आ रहा, मतलब उस बॉडी में मोशन नहीं हो रहा, तो हम लोग कहेंगे वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि उसमें चेंज नहीं आ रहा, उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आया। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम समझे। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम जस्ट उल्टा है, मतलब बॉडी हमारी मोशन में है, उसमें बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उस बॉडी के मोशन में कोई फर्क नहीं आ रहा। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इन मोशन। तो एक ऐसी बॉडी जिसमें चलते वक्त भी कोई फर्क ना पड़े उसकी स्पीड को, जबकि उस पर बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं, तब हम लोग कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। और वही बॉडी अगर रेस्ट पे उस पर वही फोर्सेस अप्लाई करे जा रहे हैं लेकिन उस बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में कोई फर्क नहीं है, तब हम लोग कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हम लोग स्टैटिक डायनामिक इक्विलिब्रियम समझ गए, हम लोग इक्विलिब्रियम समझ गए। हम लोगों ने बस ये नहीं समझा कि इक्विलिब्रियम, जैसे मैंने बताया था कि एक स्टेट होती है, तो ये स्टेट हमारी कब आएगी, इसकी कंडीशंस क्या होंगी, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी पार्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस बात को समझ लो कि ये बहुत अच्छे से आना चाहिए तुम लोगों को। तो अब मैं कंडीशंस तुम लोगों को बताता हूँ। रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। देखो इसमें कुछ खास रिजल्ट लिख दिया मैंने, रिजल्टेंट लिखना था यहाँ पे। इसमें कुछ खास मुझे वैसे बहुत बताने वाली बात नहीं है, बट फिर भी मैं तुम लोगों को एक बार बता देता हूँ कि मतलब मान लो कि जैसे ये हमारी बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है, इस पे ऐसे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो ये होगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, यानी इन सबका जो सम आएगा एक तरह से, वो होगा 0। तभी हम लोग का पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी इक्विलिब्रियम की। अब हम लोग जानते हैं कि हमारी सेकंड क्या है। तो अब सेकंड ये है द algebraic sum of all the moments acting on the body should be 0। Acting on the body at the point of rotation should be 0। इसका मतलब ये है कि जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर होना चाहिए, जिसका मतलब आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट आपस में माइनस हो जाएंगे और फाइनल आएगा हमारा 0। तो अब ये समझ लो कि 0 हम लोग को मेनली जो वो होता है, जो हम लोग का मूवमेंट्स और फोर्स का जो आएगा, जो आखिरी में हम लोग को अमाउंट चाहिए वो 0 होना चाहिए, तभी हम लोग इक्विलिब्रियम तक पहुंच पाएंगे। तो अब यहाँ पे कंसिडर करो, एक बार रुको, एक बार
इस पे एक इधर का फोर्स लगा F, एक इधर का फोर्स लगा F। तो यहाँ का डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। तो इनका आएगा ये, और सॉरी ये डायरेक्शन मैंने गलत बनाई है, ये मान लो एक्ट कर रहा है ऊपर की साइड पे, तो ये आएगा ये। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया यहाँ पे, विच इज इक्वल टू कि मान लो फोर्स हमारा 1 न्यूटन का था, तो फिर 1 इक्वल टू 1 which should be cancelled out and 0 equal to 0. It would happen like this. So हम लोग का एक्चुअली में मकसद हम लोग का एम यहाँ पे ये रहता है कि हम लोग को 0 चाहिए, तभी हमारे इक्विलिब्रियम तक हम लोग पहुँचेंगे। तो अब देखो आज हम लोगों ने इतना कुछ कर लिया, इक्विलिब्रियम भी हम लोग समझ गए, इतना कुछ समझ गए। अब मैं तुम लोगों को बस एक छोटी सी हिंट दूंगा हम लोग अपने अगले लेक्चर से पहले। हम लोग का क्योंकि अगला लेक्चर मेनली बेस्ड होगा न्यूमेरिकल्स पे, तो हम लोग अगले लेक्चर में एक फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। तो अभी देखो मैं इसको तुम लोगों को अभी समझाऊंगा नहीं, मैं इसको तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये बस ये बताता क्या है हम लोग को। तो अभी बस इतना समझिए, हम लोग को ये बताता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। अब ये चीज आज समझ लो, ये चीज मैं तुम लोगों को आगे इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये हम लोगों का अभी हम लोग ये आगे मैं अगले लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा बहुत सारे। तो जब वो हम लोग न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। तो मैं वो न्यूमेरिकल्स कवर करने से पहले तुम लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम समझाऊंगा पहले। तो इसीलिए मैंने तुम लोगों को पहले ये बता दिया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगली क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के बारे में न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखो हम लोगों का क्या क्या टॉपिक्स बाकी है जो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम प्लस न्यूमेरिकल्स एंड we will discuss about center of gravity, centripetal and centrifugal forces. So that is all for today's lecture. अगले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। So तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखना and stay tuned. नेक्स्ट वीक मैं अपना लेक्चर दूसरा डालूंगा and please like, share and subscribe.